मेरी प्यारी, थोड़ी सी नासमझ पत्नी आजकल बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है। ना केवल वो रोज़ गले लगने, चूमने और एक बच्चे की तरह हवा में उठाए जाने की जिद करती है, बल्कि वो आधी रात को काले स्टॉकिंग्स पहनकर मेरे कंबल में भी घुस आती है और मेरे मुंह से मिल्क कैंडी का स्वाद चुराने की कोशिश करते हुए लगभग लार टपकाती है। उसने गर्व से ये ऐलान भी कर दिया है कि मेरे नियम ही उसके नियम हैं। ये सब इसलिए क्योंकि शायद उसे समझ आ गया था कि उसकी किस्मत में एक दुखद सपोर्टिंग कैरेक्टर, सहायक महिला पात्र बनना लिखा है। इसलिए उसने सोचा कि भाड़ में जाए सब, और वो बिल्कुल बेपरवाह हो गई। पहले मेल लीड, मुख्य नायक को बस एक मीठा शब्द फुसफुसाना होता था और वो खुशी खुशी उसे पैसे और संसाधन देने दौड़ पड़ती थी, जिससे उसे धन बांटने वाली परी का महान उपनाम मिल गया था। अब जब मेल लीड भीख मांगने आता है तो वो बिना किसी भाव के कहती है, बस मान लो कि मैं मर चुकी हूँ, हम सभी को एक न एक दिन ऊपर जाना ही है। खैर, पहले अगर फीमेल लीड मुख्य नायिका रोते हुए आती थी तो वो गुस्से से भर जाती थी और बिना कारण पूछे मदद करने दौड़ पड़ती थी। अब जब फीमेल लीड उसे ढूंढते हुए आती है तो वो कहती है, ज़्यादा एस बड़ी ई में बैठने से तुम बीमार पड़ जाओगी और दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने से मारी जाओगी। हालांकि जब हम तलाक लेने जा रहे थे तो उसने अचानक पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपना फैसला 180 डिग्री बदल लिया। सही सुना तुमने, मुझे पछतावा है, अब और कोई दिखावा नहीं। सारी बातें साफ हैं, मैं अब तुम्हें तलाक नहीं दे रही हूं। ठीक उसी वक्त मेल लीड मेरी पत्नी से फिर से पैसे उधार मांगने आ गया। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मैंने अपनी पत्नी की बेहद चिड़चिड़ी और तेज आवाज सुनी, जब भी तुम कंगाल होते हो मुझे ढूंढते हुए आ जाते हो। क्या तुम्हारा अपना कोई परिवार नहीं है? कैस्पियन की आवाज में रोने का भाव था। वो कह रहा था कि रॉक्सी ने किसी की पिटाई कर दी है। पीड़ित के परिवार ने कहा है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वे उसे जेल में डाल देंगे, भले ही वे उसे श्मशान में फेंक दें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पैसे उधार चाहिए? ठीक है, पहले वो 2 लाख से ज्यादा चुकाओ जो तुम पर पहले से मेरे उधार हैं। ये सुनकर कैस्पियन पूरी तरह से हैरान लगा। तुम इतनी अमीर हो और मैंने सिर्फ कुछ मामूली 2 लाख के करीब उधार लिए थे, फिर भी तुम सच में मुझसे वो वापस मांग रही हो? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी चमड़ी किसी किले की दीवार से भी ज्यादा मोटी कैसे है? अगर मैं तुम्हें अभी थप्पड़ मार दूं तो शायद तुम्हारी पलटकर मारने की भी हिम्मत नहीं होगी, है ना? इन शब्दों के बाद कैस्पियन काफी देर तक अवाक रह गया। फिर मैंने दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनी। सेराफीना ने ठंडी सांस ली। मेरी भावनाओं के साथ खेलना अलग बात है, लेकिन तुम मेरे पैसे भी ठगना चाहते हो? ये कहते हुए सेराफीना पलटी और हमारी नजरें मिली। ठीक अगले ही पल जो औरत अभी एक तिब्बती मास्टिफ, खूंखार कुत्ते की तरह आग बबूला थी, उसने अपने चेहरे पर एक बेवकूफाना हस्की कुत्ते जैसी मुस्कान चिपका ली। पतिदेव, मैंने अभी हमारी संयुक्त संपत्ति की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। बताओ, मैं एक अच्छी लड़की हूं या नहीं? तलाक के कागजात हाथ में लिए जो शब्द मैं कहने वाला था वे मेरे मुंह के कोने में ही अटक गए। एक लंबे ठहराव के बाद मैं बमुश्किल एक शब्द निकाल पाया, हाँ, मैंने 1 महीने पहले इस नॉवल उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया था। मेरी पत्नी सेराफीना पूरी कहानी की सबसे बड़ी बलि का बकरा है, या यूं कहें वो निराशाजनक रूप से समर्पित सहायक महिला पात्र है जिसे प्यार से एटीएम सिस्टर कहा जाता है। यह उपन्यास एक हीलिंग रोमांस है। मेल लीड कैस्पियन एक स्नेही, कोमल और विचारशील आदमी है। फीमेल लीड रॉक्सी एक अनपढ़, गली की आवारा लड़की है। कहानी के शुरुआती दौर में फीमेल लीड बेहद विद्रोही होती है, जबकि मेल लीड उसके साथ रहता है, उसकी गलतियों को सुधारता है और कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। अंततः मेल लीड फीमेल लीड को एक नया जीवन शुरू करने में सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करता है, जिससे वो एक फीमेल सीईओ बन जाती है। और मेरी पत्नी इस किताब की धन बांटने वाली परी है। एक वित्तीय घराने की राजकुमारी का बैकग्राउंड होने के बावजूद लेखक ने उसके दिमाग में प्यार का भूत इस कदर सवार कर दिया था जिसका कोई इलाज नहीं। जब भी फीमेल लीड कोई मुसीबत खड़ी करती, मेल लीड पैसे उधार लेने सेराफीना के पास आ जाता। पैसे सेराफीना खर्च करती थी, लेकिन अच्छे इंसान होने का सारा क्रेडिट मेल लीड को मिल जाता था। उसने सालों तक उससे छुपकर प्यार किया, फिर भी वो एक स्पेयर टायर, ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल होने वाले विकल्प के अलावा कुछ नहीं रही। अगर इतना काफ़ी नहीं था तो कहानी के बिल्कुल अंत में भी जब फीमेल लीड ने अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए मजबूत स्वतंत्र महिला की छवि बनानी शुरू की, तो वो मेल लीड ही था जो सेराफीना से शुरुआती निवेश, एंजल इन्वेस्टमेंट की भीख मांगने गया था। बाद में जब फीमेल लीड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली तो उसने पलटकर सेराफीना पर दखलंदाजी करने का आरोप लगाया और अपने दिल में उसके लिए नफरत पाल ली। कहानी का अंत फीमेल लीड द्वारा सेराफीना की कंपनी पर कब्जा करने के साथ हुआ।
सेराफीना दिवालिया होकर चुपचाप गायब हो गई, जबकि मेल और फीमेल लीड हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे, यहाँ तक कि अंत में उनके 3 जुड़वां बच्चे भी हुए। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं पुराने दिनों से सेराफीना का कॉन्ट्रैक्ट पति हूँ। जब हमारे कोमल मेल लीड को सेराफीना की भावनाओं का एहसास हुआ तो उसने ये कहकर माफ़ी मांग ली कि वो उसे सिर्फ एक बहन की तरह देखता है और संपर्क तोड़ना चाहता है। मेल लीड के शक को दूर करने और उसके करीब रहने के लिए हमारे इस निराशाजनक रूप से समर्पित स्पेयर टायर ने एक तुरंत शादी करने के लिए मुझे यानी एक कॉन्ट्रैक्ट पति को ढूंढ लिया। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कैस्पियन ने इस बात पर यकीन कर लिया, सच में ये मानते हुए कि सेराफीना अब उसे पसंद नहीं करती, और उसने उसके साथ फिर से संपर्क शुरू कर दिया। जब मैं इस दुनिया में आया तो कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म ही हुआ था। मूल कहानी के अनुसार मुझे पैसे लेकर चले जाना था और बाकी की कहानी से मेरा कोई लेना देना नहीं रहने वाला था। आखिरकार मुझ जैसे एक साधारण एनपीसी नॉन प्लेयर कैरेक्टर के इस लाखों शब्दों वाले उपन्यास में सिर्फ 3 ही सीन थे। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ठीक जब मैं तलाक की तैयारी कर रहा था तब सेराफीना को होश आ जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उसे पता चल गया था कि वो एक दुखद सहायक पात्र है और उसने बेपरवाह होना शुरू कर दिया। अब और कोई पैसा उधार नहीं देना, अब और कोई तलाक नहीं। वित्तीय दुनिया की वो छोटी राजकुमारी जो कभी अलग थलग रहती थी, उसने खुद को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया और भयंकर गालियां तक बकने लगी। उस रात जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था, बेडरूम का दरवाज़ा अचानक खुला। सेराफीना दरवाजे पर खड़ी थी, दयनीय रूप से एक छोटे तकिए को गले लगाए हुए। पतिदेव, मुझे नींद नहीं आ रही है। सेराफीना और मैं हमेशा अलग अलग कमरों में सोते थे, ये न जानते हुए कि वो इस बार कौन सा नाटक कर रही है। मैंने हालात भांपने के लिए जवाब दिया, अगर नींद नहीं आ रही है तो बाहर जाकर 2 चक्कर दौड़ लगा लो। मुझे हैरानी हुई जब सेराफीना ने बिना झिझक जवाब दिया, लेकिन मैं बाहर 2 चक्कर नहीं दौड़ना चाहती, मैं तुम्हारे दिल के चारों ओर 2 चक्कर लगाना चाहती हूँ। इस फिल्मी लाइन ने लगभग मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया। मेरी अवाक शक्ल को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए उसने अपने छोटे तकिए को गले लगाया और रेंग कर सीधे मेरे बिस्तर में आ गई। मैं हक्का बक्का रह गया। तुम सच में यहाँ सोने की योजना नहीं बना रही हो, है ना? सेराफीना ने अपनी मासूम आंखें झपकाईं। तुम सच में मुझे बाहर निकालने की योजना नहीं बना रहे हो, है ना? क्या मुझे उसे बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? तकनीकी रूप से हम एक पुराने शादीशुदा जोड़े थे, लेकिन व्यावहारिक रूप से बात करें तो। मेरी हिचकिचाहट को सुनकर सेराफीना ने अपने पजामे की जेब से हमारा छोटा लाल मैरिज सर्टिफिकेट निकाला और मेरे चेहरे के सामने लहरा दिया। कौन कहता है? मैं कानूनी रूप से प्रमाणित सर्टिफाइड हूँ। ठीक है। फिर वो मेरे बगल में बिल्कुल सीधी लेट गई और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। लो, मैं अब सो गई। जब मैं अपना दिमाग खपा रहा था ये समझने के लिए कि सेराफीना में इतने बड़े बदलाव का कारण क्या था, मुझे अचानक उसका उस सुबह कैस्पियन को पैसे उधार देने से मना करना याद आया। 1 मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेराफीना तलाक देने से इसलिए मना कर रही थी क्योंकि वो मेरी ब्रेकअप फीस देने में कंजूसी कर रही थी? मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ। मूल किताब ने मुझ पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया था, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद मैं असली शरीर के मालिक की यादों के साथ जुड़ गया था। असली मालिक और सेराफीना कॉलेज में साथ पढ़ते थे। रोवन हमेशा से अपनी इस सीनियर के लिए दिल में भावनाएं छुपाए हुए था। इसी वजह से जब उसने झूठी शादी का प्रस्ताव रखा तो रोवन बिना दोबारा सोचे मान गया। उस समय उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से उनके झूठे रोमांस के सच होने के सपने भी संजो लिए थे। हालांकि अगले 1 साल तक उसे केवल अंतहीन रुखापन मिला और अपनी पत्नी को लगातार किसी दूसरे आदमी की हर इच्छा पूरी करते हुए देखने का नज़ारा। भले ही अब ऐसा लग रहा था कि सेराफीना को होश आ गया है, पर कौन जानता था कि कहीं ये मेल लीड को आकर्षित करने की कोई नई चाल तो नहीं थी। आखिरकार रोमांस उपन्यासों के लेखकों की सोच इंसानों की समझ से सच में परे होती है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे अभी भी जल्द से जल्द तलाक ले लेना चाहिए और मूल कहानी के सभी मुख्य पात्रों से खुद को पूरी तरह अलग कर लेना चाहिए। ठीक जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का कोई अच्छा मौका नहीं मिल रहा था, मैं कैस्पियन से टकरा गया। उस दिन काम के बाद कैस्पियन मेरे दरवाजे के सामने उकड़ू बैठा था। वो सीढ़ियों पर सपाट बैठा था, पूरी तरह से दयनीय, ठंडा और बेचारा लग रहा था। कदमों की आवाज़ सुनकर कैस्पियन ने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, सेराफीना, मेरी प्यारी बहन, तुम आखिरकार घर आ गईं। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसे एहसास हुआ कि ये गलत इंसान है। उसका लहजा तुरंत सामान्य हो गया। तुम यहाँ क्यों हो? उसके इस तरह रंग बदलने की गति सच में सेराफीना को टक्कर दे रही थी। मैंने अपनी आंखें घुमाईं। तुम इस वक्त मेरे घर के सामने बैठे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। अगर तुम्हारा दिमाग सिकुड़ रहा है और तुम्हें अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा है तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये सेराफीना का घर है। वो खड़ा हो गया, मुझे एक अजीब सी श्रेष्ठता के भाव से देखते हुए। क्या तुमने सेराफीना से मेरी बुराई की है? क्या इसीलिए उसने मुझे पैसे उधार देने से मना कर दिया? सेराफीना का पैसा उसकी अपनी कड़ी मेहनत की कमाई है।
तुम जैसे मुफ्तखोर को कुछ भी तय करने का क्या हक है? इसे कहते हैं शांति से घर में बैठे बैठे आफत गले पड़ना। बचपन से लेकर अब तक मुझ पर इस तरह उंगली उठाकर कभी पूछताछ नहीं की गई थी। ओह, तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारी प्यारी बहन सेराफीना का पैसा मेहनत की कमाई है। क्या इसका एक भी पैसा तुमसे कोई वास्ता रखता है? चूंकि सेराफीना यहाँ नहीं थी, मैंने पूरी तरह से अपनी भड़ास निकाल दी। मैं उसे कल ही खरी खोटी सुनाना चाहता था, लेकिन अपनी जुबान पर काबू रखा। उसे अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन आज वो खुद ब खुद मेरे दरवाजे पर आ टपका। पैसे मांगने वाला एक बंदर भी साइकिल चलाना जानता है, लेकिन खुद को देखो, तुम मेरी चौखट पर अपनी मोटी चमड़ी और एक खाली मुंह के अलावा कुछ नहीं लाए हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ल किसी करतब दिखाने वाले बंदर से ज्यादा कीमती है? जवान और काबिल हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान काम करने पर नहीं है। तुम बस खाली हाथ भेड़िए पकड़ने और बिना उंगली हिलाए इनाम पाने के पागलपन में रहते हो। हमेशा प्यारी बहन करते रहते हो। क्या तुम्हारी माँ को पता है कि तुम हर दिन यहाँ वहाँ रैंडम बहनें गोद लेते घूम रहे हो? कैस्पियन इतना आग बबूला हो गया कि उसका चेहरा लाल हो गया। वो हकलाने लगा और एक वाक्य भी पूरा नहीं बोल पा रहा था। तुम क्या? तुम अगर साफ साफ नहीं बोल सकते तो यहाँ भीख मांगने आने से पहले वापस स्कूल जाओ। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, लिफ्ट के दरवाजे खुले और सेराफीना बाहर आई। कैस्पियन को ऐसा लगा जैसे उसने अपने रक्षक को देख लिया हो। बहन सेराफीना, अपने इस महान पति को देखो। मैंने अपना सिर घुमाया और उसकी अथाह नज़रों से मेरी नज़रें मिली। मुझे यकीन नहीं था कि उसने वो बातचीत कितनी सुनी थी। मेरा दिल बैठ गया। असली रोवन का व्यक्तित्व ठंडा और शांत था। यही कारण था कि सेराफीना ने तब उसे कॉन्ट्रैक्ट पति के रूप में चुना था। मैं अपना कैरेक्टर टूटने से बहुत डरा हुआ था, इसलिए यहाँ आने के बाद से मैं अपने शब्दों और कार्यों के प्रति बहुत सावधान था, इस डर से कि कहीं उसे कुछ अजीब न लगे। आज शायद मैंने सब बर्बाद कर दिया था, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद को शांत किया। जो भी हो, वैसे भी मैं अब और ये जिंदगी नहीं जीना चाहता था। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं भूल गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेराफीना अपना मुंह खोलेगी और बिल्कुल आलसी आवाज में बोलेगी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई जज हूं? मैं दिन भर काम करके बुरी तरह थक चुकी हूं, और अब काम के बाद मुझे तुम्हारे लिए अदालत लगानी पड़ेगी। मुझे इस तरह हुक्म चलाने के लिए तुम मुझे कितना ओवरटाइम पे दे रहे हो? ये कहते हुए उसने मुझे अपने पीछे खींच लिया। उसकी आवाज़ अविश्वसनीय रूप से कोमल हो गई। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? जिसे इंसाफ चाहिए था वो कैस्पियन था, लेकिन जिसे कोमल देखभाल मिल रही थी वो मैं था। ये शब्द सुनकर कैस्पियन पूरी तरह से टूट गया। सेराफीना, उसने मुझे परेशान किया? बकवास। मेरे पति ज्यादा से ज्यादा बस सच बता रहे थे। इसके साथ ही उसने अपना फोन निकाला। मेरे घर के ठीक सामने कोई हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। मेरे पति बहुत डरे हुए हैं। वो लगभग रो। तुम सिक्योरिटी गार्ड्स को किस बात के पैसे मिलते हैं? तुम किसी को भी अंदर कैसे आने दे सकते हो? अभी ऊपर आओ और इस आदमी को घसीट कर बाहर निकालो। सेराफीना के चेहरे के भाव कठोर हो गए। मैं बहुत ही तुच्छ और प्रतिशोधी इंसान हूं। अगर तुमने दोबारा मेरे परिवार को परेशान किया तो मुझे दोष मत देना कि मैं तमीज से पेश नहीं आई। उस दिन जब हम अंदर गए तो मुझे लगा कि सेराफीना मुझसे पूछताछ करेगी। हालांकि हकीकत ने साबित कर दिया कि मैं ज्यादा सोच रहा था। उसने न सिर्फ इस बारे में कोई बात की, बल्कि वो मेरे प्रति और भी ज्यादा स्नेहपूर्ण हो गई। सुबह सुबह एक टेक्स्ट आया, पतिदेव, आपने मुझे अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया? कल के बाद एक और कल है। तुम्हारे पास बहुत काम है, उसे कल के लिए छोड़ दो। जब तुम्हारी छुट्टी होगी तो मैं तुम्हें डेट के लिए पिक कर लूंगी। ठीक है, चलो आज के लिए काम करना बंद कर देते हैं। एक प्रतिष्ठित सीईओ सरेआम काम से जी चुरा रही है। क्या ये सच में ठीक है? मैं अपना लैपटॉप खोलकर आर्टिकल लिखने ही वाला था कि मैंने देखा कि एडिटर इन चीफ किसी के साथ अंदर आ रहे हैं। करीब से देखने पर मैं हैरान रह गया कि वो कैस्पियन था। सेराफीना ने उसे एक पब्लिशिंग हाउस में नौकरी दिलवा दी थी। कैस्पियन ने तुरंत साबारा के लिए छोटे मोटे काम करना और मिल्क टी खरीदना शुरू कर दिया। वो एक मिल्क टी लेकर सीधे मेरे डेस्क पर आ गया। रोवन, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, उसने ऑफिस वालों को गुमराह करते हुए कहा। रोवन की पत्नी एक बहन है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरे दोस्त को पैसों की ज़रूरत थी तो रोवन नाराज़ हो गया। मेरे सहकर्मियों के मुझे देखने का नज़रिया तुरंत बदल गया। मैंने अपना माउस जोर से डेस्क पर दे मारा। इसके दोस्त को मानसिक बीमारी है। उसने झगड़ा मोल लिया और किसी को पीटा है। वैसे भी ज़्यादा नहीं है, बस कुछ लाख की बात है। जब तुम लोग उसकी मदद कर ही रहे हो तो लगे हाथ वो 2 लाख का गड्ढा भी भर दो जो उसने मेरी पत्नी से ठगा था। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। मेरा फ़ोन अभी भी बज रहा था। मैसेज सेराफीना के थे। मैंने सीधा कहा, तुम्हारा भाई हमारे यहाँ आ गया है। हमारी शादी झूठी है। थोड़ा समय निकाल कर सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलो और तलाक की प्रक्रिया पूरी करो। उसने जवाब दिया, मैं बहुत व्यस्त हूँ। और अगला मैसेज था, मैं अभी तुम्हें लेने आ रही हूँ।
वापस आते समय सेराफीना ने कहा, वो नौकरी वाली बात एक दुर्घटना थी, मैं उसे निकलवा देती हूँ। ज़रूरत नहीं, तलाक के बाद मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। मैं तलाक नहीं ले रही हूँ। उसने याद दिलाया कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर हमें प्यार हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। मैं समझ गया, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, उसने शर्माते हुए कहा। क्या मैं इसे जाहिर करने में स्पष्ट नहीं थी? उसने बताया कि जब मुझे बुखार था तब उसने मेरी सारी बातें सुन ली थीं। उसे पता था कि मैं नॉवल के अंदर हूँ और असली रोवन नहीं हूँ। फिर मैं तुम्हारे हर कदम पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकी, और मेरा प्यार का भूत सवार होने वाला स्वभाव किसी तरह तुम पर ट्रांसफ़र हो गया। तलाक का तो सवाल ही नहीं उठता। कम से कम तुम्हें पटाने का एक मौका देना होगा। अंततः मुझे समझौता करना पड़ा। सेराफीना जैसी अमीर, खूबसूरत राजकुमारी का प्यार पाना कोई बुरी बात नहीं थी। हालांकि बाद में मुझे उसे महंगे गिफ्ट भेजने से रोकना पड़ा, जिससे पब्लिशिंग हाउस फूलों की दुकान बनने से बच गया। ऑफिस में सब हैरान थे और कैस्पियन जल भूनकर पूछ रहा था, क्या तुम्हारे आने के बाद ही उसने ऐसा दिखावा शुरू किया है?